चील और एक कौवा रहा करते थे। कौवे ने एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था और वहीं चील ने उसी पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर अपना घोंसला बना रखा था। चील बहुत चालाक और होशियार थी और साथ में ताकतवर भी। कौवा उसे देखकर हमेशा चलता रहता था। यह चील दिखने में तो मेरे जैसी ही है, लेकिन है बड़ी चालाक और होशियार। मुझे भी इसके जैसा बनना है। एक दिन वो कौवा हिम्मत करके चील के पास गया। चील जी नमस्ते। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चील जी, मैं पहाड़ी के नीचे उस पेड़ पर रहता हूँ। मैं आपको रोज शिकार करते देखता हूँ। मुझे भी आपकी तरह ताकतवर बनना है। अपनी ताकत का राज मुझे बताइए। चील ने हंसते हुए कहा, अरे कोई राज नहीं है, तुम बस मुझे शिकार करते देखा करो और वैसे ही करना शुरू कर दो। बेवकूफ कौवा चील की बातों में आ गया। एक दिन चील और कौवे को एक खरगोश दिखाई दिया। चील ने ऊंची चट्टान से उड़ान भरी और तेजी से उड़ान भरते हुए उस खरगोश को दबोच लिया और अपने पंजों में उठाकर उसे घोंसले में ले जाकर खाने लगी। कौवा यह देखकर हैरान रह गया और चील की नकल करने लगा। कुछ दिन चील की तरह उड़ान भरते भरते कौवे ने सोचा कि वो भी चील की तरह ताकतवर बन चुका है। एक दिन वो अपने पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। आज तो मैं चील की तरह शिकार करके ही रहूंगा। अभी इस खरगोश को पकड़ता हूँ। कौवे ने चील की तरह पेड़ के ऊपर ऊंचाई से उड़ान भरी और खरगोश को पकड़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन खरगोश ने कौवे को अपनी ओर आते हुए देख लिया। अरे भागो भागो भागो! इससे पहले कि कौवा खरगोश को पकड़ पाता, खरगोश वहाँ से भाग गया। लेकिन इससे पहले कि कौवा संभल पाता, बहुत देर हो चुकी थी और कौवा चट्टान से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गया था। मुझे अब चील नहीं बनना, मैं कौवा ही ठीक हूँ। ना मैं चील की तरह उसकी नकल करता और ना ये हाल होता। मैं सच में मूर्ख हूँ, बहुत बड़ा मूर्ख। चील यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, तुम मूर्ख हो, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। चील बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी। लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने। अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने। हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ? क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है। महाराज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए। वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश, भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर कर वापस आता हूँ। उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज।
सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी, जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना, वो लोग लूट पाट कर कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहाँ जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया। इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली। जादुई गाय का बदला। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज सुनते ही सभी गायें दौड़ी चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी बिमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है। इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो। 2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है। ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती। वो जंगल में गायों को पूरा चारा भी चरने नहीं देती थी और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है, अरे अरे बहुत हो गया, यहाँ पर पत्तियाँ ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है। चंपा रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है।
सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारी गाय और शेर ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो सभी पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित जंगल के किनारे तक ले आए। एक एक करके गाय ने और शेर ने बहुत से जीवों की मदद की। बहुत सारे पशु पक्षी अब अपनी जान बचा चुके थे, मगर अंत में देखा कि गाय और शेर आग के कारण बहुत बुरी तरह जल चुके थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो चुके थे। मगर दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे जीवों की जान बचाई थी कि उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मगर इस बात को भूलकर सभी जानवर धीरे धीरे उन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी राक्षस कहकर पुकारने लगे। यह बात गाय और शेर को बहुत बुरी लगने लगी। गाय बहुत उदास थी, दूसरी तरफ शेर का भी यही हाल था। सभी जानवर राजा शेर का भी मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन ज़ॉम्बी गाय ने शेर से कहा, दोस्त शेर, मुझे अपने जंगल के निवासियों से ये उम्मीद न थी। मुझे और तुम्हें हर रोज राक्षस, ज़ॉम्बी, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। ये भूल चुके हैं कि हमारी खूबसूरती इनकी जान के बदले हमने चुकाई है। आज जो हम इतने बदसूरत दिख रहे हैं, इसके पीछे हमारा असली रूप हमने इनकी जान बचाकर खो दिया है। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर इस जंगल के सभी प्राणी अब पत्थर दिल हो चुके हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं। मैं तो कहता हूँ, चलो जंगल छोड़कर यहाँ से दूर चलते हैं। इस जंगल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। ज़ॉम्बी गाय और शेर दुखी मन के साथ जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर उन्हें जाते हुए एक सांप देख लेता है और सांप का मन दुखी हो जाता है। सांप ने दोनों की बातें सुन ली थी और यही बात जाकर वो सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बताता है और कहता है, सुनो दोस्तों, आज जो मैंने देखा और सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद तुम भूल गए, ये वही गाय और शेर हैं जिन्होंने हम सब की जान बचाई थी। जब पूरा जंगल आग की लपटों में था, हम सब मरने वाले थे। बस इन दोनों के कारण हम जीवित हैं और इसी कारण उनकी खाल, बाल, नैन, नक्श, न जाने क्या क्या जल गया। और साथ ही हम लोगों के अंदर की ईमानदारी, प्यार भी जल गया। तभी तो हम सब ने उन दोनों का तिरस्कार किया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी करो, वो दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी हरकतों पर बहुत दुख होता है। सभी जानवर मिलकर राजा शेर और गैया से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी कहकर कभी नहीं बुलाएंगे। गाय और शेर उन्हें माफ कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। बेवकूफ मोर। एक जंगल में सोनू नाम का एक मोर रहा करता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत बेवकूफ भी था। सोनू को बेर खाना बहुत पसंद था। वो सिर्फ बेर ही खाया करता था और अच्छे अच्छे ताजे ताजे बेरों की तलाश में वो जंगल में काफी अंदर तक चला जाया करता था। सोनू की इस आदत से उसके सभी घरवाले परेशान थे और उसे हमेशा समझाते थे। एक दिन मोर की माँ ने कहा, बेटा सोनू, तुम ये घने जंगल में मत जाया करो, वहाँ शिकारी आते हैं। तुम कभी भी उनके जाल में फंस सकते हो बेटा। मैं क्या करूं माँ, यहाँ खाने को बेर ही नहीं है और मुझे बेर की तलाश में जंगल में ही जाना पड़ता है। सोनू किसी की बात नहीं मानता और वो बेरों की तलाश में घने जंगल में चला जाता है। वहाँ एक शिकारी ने अपना जाल फैला रखा था। मोर को देखकर वह शिकारी खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। देखो कितना सुंदर मोर खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। शिकारी ने सोनू मोर को देखते ही उसे पकड़ने के लिए जाल फेंका,
लेकिन सोनू उसके जाल में ना फंसकर उसकी पकड़ से बच गया और उड़कर भागने लगा। शिकारी भी उसके पीछे भागा। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन सोनू तब तक भागता रहा जब तक शिकारी उसकी नजर से ओझल ना हो गया। लेकिन इस भागम भाग में सोनू को पता ही नहीं लगा कि वो जंगल के किस हिस्से में आ चुका है। चलो अच्छा हुआ जान बची, शिकारी तो अब दिखाई नहीं दे रहा। अरे लेकिन मैं यहाँ कहाँ हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू धीरे धीरे उड़ता हुआ वहाँ से अपने घर की ओर चला, लेकिन रास्ते में खूब सारे बेरों की झाड़ियाँ देखकर उसका मन ललचाने लगा। अरे वाह, इतने मीठे बेर! चलो घर जाने से पहले खूब सारे बेर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और सोनू निश्चिंत होकर बेर खाने लगा, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि हवा में उड़ता हुआ एक बाज उस पर नजर रखे हुए था। अरे वाह, इतना मोटा ताजा शिकार! यह तो बेर खाने में मस्त है। यही सही समय है इसे पकड़कर खाने का। बेर खाते सोनू को पता ही नहीं चला कि कब बाज उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाता, बाज ने उसे अपने पंजों में जकड़ा और उड़ने लगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाज ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर खा गया। इस तरह सोनू को अपनी नासमझी और लालच की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है, अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो।
आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थीं। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थीं। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। एक दिन चीकू खरगोश अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा था। उसे बहुत गर्मी लगी। सूरज की किरणें तेज थी। चीकू चलता चलता थक गया। ओफ, इतनी गर्मी है, आज प्यास लग रही है। चीकू गर्मी से तंग आ गया था। कुछ कदम और चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ। पार्टी शुरू होने में तो अभी बहुत देर है। चीकू पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक उसकी आंख लग गई। तभी अचानक उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी, मानो कुछ हिल रहा हो। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसने बादलों की तरफ देखा। सूरज सीधा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान में छेद हो गया हो। अरे ये क्या? लगता है आसमान फट गया है। बचाओ, बचाओ! चीकू तेजी से भागा।
चीकू को घबराता हुआ भागता हुआ देखकर एक छोटे चूहे ने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चीकू ने चूहे से कहा, अरे आसमान गिर रहा है, चलो जान बचाओ, अपनी जान बचानी है तो भागो भागो। चूहा और चीकू भागने लगे। तभी उनकी नजर बिल्ली पर गई। बिल्ली ने जब उन्हें देखा, अरे तुम दोनों यूं भाग क्यों रहे हो, क्या बात है? चीकू ने बिल्ली से भी कहा, अरे बिल्ली रानी, अपनी जान बचानी है तो भागो, आसमान फट गया है, जल्दी करो। बिल्ली भी उन दोनों के साथ भागने लगी। ऐसा करते करते जंगल के कई सारे जानवर खरगोश के पीछे पीछे भागने लगे। शेर ने सभी जानवरों को भागते देखा, हैरान रह गया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो तुम सब? चीकू शेर के पास गया और आसमान टूटने वाली बात कहने लगा। शेर महाराज, आप महान हैं, लेकिन आसमान गिर रहा है। अजी आसमान में छेद हो चुका है, बहुत जल्द वो गिर जाएगा। आप भी जान बचाकर हमारे साथ भागिए, जल्दी भागिए। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुम उस जगह पे ले जाओ, ठीक है? चीकू डर गया और शेर को उस पेड़ के पास ले गया। शेर हंसने लगा और कहा, अरे बेवकूफ, ये आम का पेड़ है और यहाँ कोई आसमान नहीं, बस एक बड़ा सा आम गिरा है जिसकी वजह से तुम इतना डर गए। और वो देखो, सूरज में जरा से बादल आ गए हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वहाँ छेद हो चुका है। ऐसा नहीं है मूर्ख। चीकू और बाकी सभी जानवरों को अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदगी हुई। विशाल मुर्गी और जानवरों का हमला। सितकपुर गांव के पास मुर्गियों का एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां बहुत सारी मुर्गियां रहा करती थीं। कई सालों से लगातार मुर्गियों को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पूरे इलाके में बस एक ही ऐसी मुर्गी थी जो 100 साल तक जी थी। उसकी बड़ी सी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। सभी मुर्गियों ने मिलकर उस बड़ी विशाल मूर्ति को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। सोना मुर्गी मोना मुर्गी से कहती है, बहन, मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं तो दिन रात इस मूर्ति के आगे यही दुआ करती हूँ कि काश हम सब की उम्र भी 100 साल हो जाए। हाँ बहन, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। आए दिन हमारी बहनें मर जाती हैं, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये भगवान समान मुर्गी है जिसने 100 साल का जीवन जिया है। ना जाने इन पर कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तुम ठीक कहती हो मोना, चलो अब घर चलते हैं। मुर्गियों की पूरी बस्ती अब बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने अपने कामों में लगे रहते, अपने घर का ख्याल रखते और सुबह शाम बड़ी मूर्ति की पूजा करते। लेकिन अब मूर्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि जानवरों को भी उस मूर्ति के दर्शन जंगल में बैठे बैठे ही हो जाते थे। एक दिन एक हाथी ने चूहों से कहा, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या पता आसपास क्या चल रहा है। आजकल एक बड़ी सी मुर्गी की मूर्ति तो यूं ही दिख जाती है पेड़ों में झांककर। चाहो तो आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चूहा हाथी से कहता है, क्या कहा? मुर्गी इतनी विशाल? हाथी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुर्गियाँ तो जरा जरा सी होती हैं। हाँ माना हमसे बड़ी होती हैं, लेकिन तुमसे बड़ी नहीं होती। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ बुद्धू, ये एक विशाल मुर्गी है। या तो मूर्ति है या फिर राक्षस मुर्गी। और अगर ये मूर्ति है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये राक्षस हुई तो हमारा जीवन खतरे में है, याद रखना। चूहा भी घबरा जाता है और हाथी के सर पर चढ़कर दूर से देखता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये विशाल मुर्गी तो रात को हमें खा ही जाएगी। चलो इस पर हमला किया जाए। हाथी और चूहा जंगल के सभी जानवरों को ये खबर देते हैं। सभी जानवर अपने अपने हथियारों को लेकर बड़ी मूर्ति के पास पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बस्ती की सभी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। ये क्या? बचाओ बचाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो?
अरे ये विशाल मुर्गी, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? कल को तुम्हें खा गई तो? अरे मूर्ख हाथी, ये मूर्ति है, ये हमारे लिए भगवान के समान है। क्या तुम नहीं जानते, कोई भी मुर्गी ज्यादा दिन नहीं जी पाती, पर जानते हो ये मुर्गी 100 साल तक जी है, इसीलिए उसकी याद में हमने ये मूर्ति बनाई है। हमारी जरा सी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? मुर्गी की ये बात सुनकर हाथी को अपनी हरकत पर बहुत दुख होता है। वो सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस लौट जाता है और जाते जाते मुर्गी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं भी दुआ करूंगा कि तुम सभी का जीवन 100 बरस का हो। अच्छा चलता हूँ।